ब्लड, यानी कि हमने चैप्टर कौन सा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र स्टार्ट किया था। और सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, तो हमने पढ़ा था ब्लड क्या होता है, कहाँ पे बनता है। उसके बाद हमने पढ़ा था ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होता है, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़ लिए थे। फिर हमने पढ़ा कि हमारे ब्लड में दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है ब्लड का लिक्विड पार्ट, जिसकी वजह से हमारे खून में लिक्विडिटी आती है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा कहाँ बनता है, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, कौन सा पिगमेंट देता है, प्लाज्मा में क्या क्या होता है, और प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन होती है, और प्लाज्मा का क्या काम होता है। ये सारी क्लास हमने कल पढ़ ली थी। और हाँ बच्चों, आपकी स्पेशल डिमांड पे मैं आज से, अच्छा अभी तक तो जितनी क्लास हुई मैं उसकी पीएनजी नहीं सेव कर पाई हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगी कि आगे आपको बोर्ड वाली पीएनजी भी प्रोवाइड करवा दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है। बहुत सारे बच्चे टेक्निकल टीम को फोन करके बोल रहे होंगे कि काजल मैम अपना पीएनजी नहीं देती है। वैसे तो मैं कहती हूँ आप खुद नोट्स बना लो, मेरी हैबिट नहीं है, मैंने आज तक दिया नहीं किसी बैच में, है ना, समझ रहे हो। हाँ मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरी ना आदत है एक ही स्लाइड पे, आपने भी देखा होगा, एक ही स्लाइड पे लिखती हूँ, फिर उसको मिटाती हूँ, फिर लिखती हूँ, फिर मिटाती हूँ। तो बच्चा थोड़ा सा मेरे साथ प्रॉब्लम होगा, तो 2-4 दिन में देखती हूँ, अगर इससे नहीं तो अगले चैप्टर से पक्का आपको इतने में हैबिट डाल लेती हूँ, हो जाएगा 3-4 दिन में। तो जब हार्ड स्टार्ट करेंगे ना, तब से मैं आपको पीएनजी देना भी स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है बच्चा। चलो फिर, ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव का रक्त, हमने पढ़ लिया था ब्लड का लिक्विड पार्ट प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा में आपको इतने ही पॉइंट याद रखने थे। अब बच्चा आपको याद होगा कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि ब्लड का जो सॉलिड वाला पार्ट होता है, हमारे खून का जो ठोस हिस्सा होता है, जो ठोस भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो ब्लड का जो सॉलिड वाला पार्ट होता है उसको हम सेल्स कहते हैं। कौन सी सेल्स, वो सेल्स जो हमारे ब्लड में होती है। भाई नाम से ही क्लियर है कि वो सेल्स जो हमारे ब्लड में, हम जब ब्लड पढ़ रहे हैं तो ब्लड की सेल्स की तो बात करेंगे, किसी और की सेल्स की क्यों बात करेंगे हम। तो ऐसी 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 आपकी सेल्स, मैम जरूरत नहीं है, हम तो बहुत बढ़िया से नोट्स बना रहे हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप ऐसी बात कर रहे हो। तो अच्छा, नोट्स जो अपलोड हुए उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी आपको, तो आप मुझे जो व्हाट्सएप नंबर दिया था ना, उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डाल देना, मैं वहां सेंड कर दूंगी आपको नोट्स। डोंट वरी, अगर वहां अच्छे से क्लियर नहीं आ रहे, मैं क्लियर वाले आपको वहां सेंड कर दूंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। सुनो बच्चा, मैंने कहा नोट्स वोट्स क्या है, सब मोह माया है, जो आप पढ़ोगे और अपने हाथ से लिखोगे वही दिमाग में जाएगा। बाकी तो ऐसे मेरे पास पूरा ये जो सामने मेरी अलमारी है ना, ये नोट्स से भरा पड़ा है, ठीक है, लेकिन कभी पिटारा खोल के पढ़ती मैं भी नहीं हूँ। बात समझ में आ रही है आपको। तो नोट्स वोट्स सारी मोह माया है, इसके पीछे मत भागा करे। जो क्लास में पढ़ा रही हूँ वो इसके साथ पढ़ो, एक बार लिख लो, हमेशा की बात खत्म। कल मुझे एक बच्चे ने, मेरे को नाम याद नहीं, मनोज, शायद मनोज ही नाम है, इतने सुंदर नोट्स उसने भेजे थे, हाथ से बनाए हुए डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो हमने आपको पढ़ाया। दिल खुश हो गया मेरा कि बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। तो ऐसे आप लोग भी बनाओ ना यार, है ना। चलो सुनो, ब्लड का सॉलिड पार्ट में सेल्स होती है। और ब्लड में कितने टाइप की सेल्स होती है, तो कल मैंने पढ़ाया था हमारे खून में 3 टाइप की सेल्स है। आपके में, मेरे में, सब में, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें किसी में 2 टाइप की सेल्स है या किसी में 1 टाइप की सेल्स है। सबके अंदर 3 टाइप की सेल्स है। नंबर 1 पे आरबीसी, नंबर 2 पे डब्ल्यूबीसी, और नंबर 3 पे प्लेटलेट्स, जिनको हम रक्त बिंबाणु भी कहते हैं। अब हमें एक एक करके तीनों पढ़ने हैं, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट डाउन करना बच्चा। सबसे पहला लिखते हैं आरबीसी। नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे आरबीसी, आज शायद हम आरबीसी ही कंप्लीट कर पाएंगे। डब्ल्यूबीसी थोड़ा बड़ा है, इसको पढ़ने में 2 दिन लग जाते हैं लगभग। चलो स्टार्ट करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी, जिसको हम फुल फॉर्म क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म हम बनाते हैं रेड ब्लड सेल्स। नाम से क्लियर है, हमारे खून में वो सेल्स जो लाल कलर की होती है, हिंदी में लिख लो लाल रक्त कोशिका। बच्चा हम लोग जनरली आरबीसी बोल देते हैं, लेकिन कभी अगर आपने ब्लड रिपोर्ट चेक की है तो उसमें क्या लिखा हुआ आता है, उसमें लिखा हुआ आता है कि आपके बॉडी में एरिथ्रोसाइट्स इतनी होनी चाहिए, इतनी है। तो आरबीसी को हम साइंटिफिकली किस नाम से जानते हैं, हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। बच्चा एरिथ्रो शब्द का मतलब होता है रेड, और साइट शब्द जब भी आप पढ़ते हो ना, CYTE, इसका मतलब होता है सेल, यानी कि रेड कलर वाली सेल्स कौन सी, आरबीसी, जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। हिंदी में सेम नाम है एरिथ्रोसाइट्स, या हम हिंदी में कह देंगे लाल रक्त
कोशिका, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों इंग्लिश में आरबीसी ही लिखा हुआ आता है बहुत बार। ठीक है, तो मैंने कहा हमारे खून में जो लाल कलर की सेल्स है उनको आरबीसी या हम साइंटिफिकली इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कह देते हैं कभी कभी। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलो हम बात करते हैं ये आरबीसी क्या होती है, कैसे बनती है, क्या काम है इनका, हमारे बॉडी में क्यों होती है, ब्लड में कम हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सारी बातें एक्सेट्रा एक्सेट्रा एग्जाम में भी आती है। सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसी की। आरबीसी कितनी होनी चाहिए? अच्छा मैंने पढ़ाया आपके खून में कितने टाइप की सेल्स होती हैं? 3 टाइप की। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जब भी आप क्वांटिटी की बात करते हो, क्वांटिटी की मतलब होता है बच्चा संख्या, यानी कि इन तीनों में आप संख्या की बात करोगे कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है, तो याद रखिएगा आरबीसी हमेशा मिलियंस में होती है। उसके बाद पीएल फॉर प्लेटलेट्स, बिंबाणु, ये होती है लाखों में। और जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है ना बच्चा, ये थाउजेंड्स में होती है, ये हजारों में ही होती है। तो आपसे पूछ ले हमारे खून में सबसे ज्यादा कौन सी सेल्स है, तो आपका आंसर होगा सबसे ज्यादा आरबीसी है, और सबसे कम कौन सी है? डब्ल्यूबीसी है। बच्चा ये क्वांटिटी की बात हो गई, तो आप लिख सकते हो 2 पॉइंट क्या, इट इज द लार्जेस्ट ब्लड सेल, यह है हमारे सॉरी ये हमारे खून में सबसे कम पाई जाती है और ये हमारे खून में सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट सुनो, जो संख्या में जितनी ज्यादा होती है वो साइज में उतनी ही छोटी होती है। जैसे मैं अगर आपको एक पॉलीथीन दूं और उसमें बोलूं 5 बोल भर लो, एक बोल का साइज ये है और एक का साइज ये है, तो ये वाली साइज वाली कम जाएंगी, ये ज्यादा जाएंगी। तो बच्चा जब साइज की बात करते हैं ना, हम आकार की बात करते हैं, तो डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा मिलेगा आपको, देन प्लेटलेट्स पीएल, और देन कौन आपका आरबीसी। तो बच्चा यहाँ से 4 क्वेश्चन बन गए आपके, बहुत ध्यान से समझना। हमारे खून में सबसे ज्यादा आरबीसी, सबसे कम डब्ल्यूबीसी, हमारे खून में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी और सबसे छोटा आरबीसी। अब कितनी कितनी होती है तो अभी हम पढ़ेंगे। जरा आइएगा आरबीसी की क्वांटिटी की बात कर लेते हैं कि ये कितनी होनी चाहिए, इसकी संख्या की बात कर लेते हैं। तो मेल का मतलब लड़कों में, आपको कल मैंने पढ़ाया था ना कि लड़कों में थोड़ा सा खून ज्यादा होता है लड़कियों के मुकाबले में, तो ऑब्वियस सी बात है जब लड़कों में थोड़ा खून ज्यादा होता है तो उनमें आरबीसी भी थोड़ी ज्यादा होती है। लड़कियों में जब थोड़ा सा खून कम होता है लड़कों के मुकाबले में, तो लड़कियों में आरबीसी थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो मेल के अंदर कितनी होनी चाहिए? 5 से 5.5 मिलियन पर 100 ml HB। क्या मतलब समझे इसका, कि अगर आपने 100 ml आपका हीमोग्लोबिन लिया है तो उसके अंदर 5 से 5.5 मिलियन आपकी आरबीसी की संख्या होनी चाहिए। किसमें? तो मेल बॉडी में, यानी कि लड़कों के अंदर इतनी आरबीसी होनी चाहिए। लड़कियों में कितनी होती है? तो लड़कियों में 4 से 4.5 लिख दो। ऑन एन एवरेज की जब बात करते हो तो हम बोल देते हैं 4 से 5 मिलियन आपके बॉडी में आरबीसी की संख्या आती है। कितने में? तो 100 ml में। 100 ml आप जानते हैं कितना हो गया। इतनी बात समझ में आ गई बच्चा, और आरबीसी सबसे ज्यादा है, मिलियंस में है, ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनो, लड़का और लड़की के खून में सिर्फ आरबीसी में ही डिफरेंस होता है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जितनी लड़कों में होती है उतनी ही लड़कियों में होती है। अब आपका खून रेड कलर का मतलब आरबीसी लाल कलर की। खून के अंदर जो मेन सेल्स होती है ना, हम आरबीसी को बोलते हैं ब्लड की मेन सेल्स, मुख्य कोशिकाएं बोलते हैं इनको। क्यों बोलते हैं? खून भी लाल रंग का और आरबीसी भी किस कलर का? लाल कलर का। और आरबीसी को लाल कलर कौन देता है? तो कल हमने पढ़ा था आरबीसी को लाल कलर हीमोग्लोबिन देता है। मैं बोलूं खून को लाल कलर कौन देता है? तब भी हीमोग्लोबिन। और मैं बोलूं आरबीसी को लाल कलर कौन देता है? तब भी हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी लाल होती है, आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होता है और आपके खून में भी हीमोग्लोबिन होता है। तो बच्चा और आरबीसी सबसे ज्यादा होती है, तो हम ये कह देते हैं कि आरबीसी जो होती है ना वो हमारे खून की मुख्य कोशिकाएं हैं, मेन सेल्स है, ये मुख्य कोशिका है। यानी कि खून का मतलब ही आरबीसी है। मैं ये बोलूं तो इसका मतलब ये नहीं कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स अपना काम नहीं करती, वो बेचारी काम करती है, लेकिन ये डोमिनेट करती है क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा होती है और इनका काम वही होता है जो आपके खून का मेन काम है। इसलिए हम बोल देते हैं आरबीसी इज द मेन सेल ऑफ ब्लड। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट पॉइंट सुनो। आरबीसी जो है इतनी होनी चाहिए, मैम समझ में आ गया। आरबीसी का लाल कलर किसकी वजह से? इसकी वजह से समझ में आ गया। आरबीसी कहाँ से आती है? तो भाई ये खून का हिस्सा है,
जहां खून बनता होगा वहीं से आरबीसी बनती होंगी। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आप सभी लोग मुझे क्या बताओगे, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अरे मैम जहां खून बनता है। तो बताओ ना खून कहाँ बनता है? तो खून बनता है आपकी बोन मैरो में, आपकी अस्थि मज्जा में, है ना। पढ़ाया था ना बोन मैरो क्या होता है, या मैंने कहा था कभी कभी नोट्स में या फिर आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा रेड बोन मैरो, क्योंकि सिंपल सी बात है जहां पे आरबीसी होंगी वो लाल कलर का हो जाएगा, तो रेड बोन मैरो भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। तो आरबीसी कहाँ बना? बोन मैरो में। और आपको मैंने ये बात भी बहुत अच्छे से पढ़ाई थी कि जो लंबी लंबी हड्डियां होती हैं उनमें बड़ा सा बोन मैरो होता है, तो वहां पर ज्यादा मात्रा में खून या ज्यादा मात्रा में आरबीसी बनता है। अब लंबी लंबी हड्डियां जैसे आपकी टांग के अंदर थाइज में, थाइज मतलब जांग, जांग में कौन सी होती है? फीमर। फीमर कहाँ होती है? थाई बोन होती है, ये जांग में होती है बच्चा। घुटने, घुटने के ऊपर और यहाँ से कुल्ले को जोड़ती है वो बीच में, उसको हम थाई बोन बोलते हैं, जांग की हड्डी बोलते हैं। जैसे आपकी बैकबोन देखो ना, यहाँ से शुरू होके यहाँ खत्म होती है, तो कितनी लंबी हो गई। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर कभी आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर देना कि सबसे ज्यादा आरबीसी कहाँ बनती है, तो आप बोलोगे रीढ़ की हड्डी में, और जांग की हड्डी जिसको हम फीमर कहते हैं वो लंबी लंबी होती है, तो उनमें सबसे बड़ा बोन मैरो होता है, तो वहीं पे सबसे ज्यादा आरबीसी बनती है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसको लिख के भी आपको समझा दिया है। ठीक है बच्चा, तो आरबीसी बोन मैरो में बन गई। ठीक है, अब बोन मैरो मतलब बोन से बाहर आएंगी हड्डियां, क्या होती है? पोरस होती है, छेद होते हैं, उन्हीं छेद से ये बाहर आ जाएंगी। अब बाहर आके इनका जो काम होगा वो काम करेंगी। अब कितने दिन तक करती है? तो बच्चा आप बताओगे, जो आरबीसी होती है इनका लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन का मतलब होता है जीवन काल। जीवन काल कितने दिनों का होता है आरबीसी का? तो आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है, ये 120 दिन तक सरवाइव करती है। देखो आरबीसी क्या है, आखिर है तो एक सेल ही ना। और आप जानते हैं हमारे बॉडी में हजारों लाखों सेल्स हर एक दिन मरती हैं, और हजारों लाखों सेल्स वापस भी बनती हैं बच्चा। मरती हैं, बनती हैं, मरती हैं, बनती हैं, तो चलता रहता है, तो चलता रहता है। ठीक है, तो आरबीसी कितने दिन तक सरवाइव करती है? 120 डेज, 120 दिन तक सरवाइव करती है। अब मैम 120 दिन के बाद क्या होता है? 120 दिन के बाद आरबीसी की डेथ हो जाती है, आरबीसी मर जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये मरने के लिए कहाँ जाती है? तो बहुत ध्यान से सुनना, ये मरने के लिए जाती है आपके लीवर, और साथ में एक ऑर्गन होता है स्प्लीन। लीवर को हम हिंदी में यकृत या जिगर के नाम से जानते हैं, स्प्लीन को हम हिंदी में प्लीहा या आम भाषा में बुक्स में लिखा हुआ मिलता है तिल्ली, इसको तिल्ली अंग भी कहते हैं। अब लीवर तब जानते हैं, स्प्लीन के बारे में शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। स्प्लीन एक ऑर्गन होता है, थैली जैसा ही ऑर्गन होता है, और इसके अंदर आरबीसी मरने के लिए जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि ज्यादा कहां पर मरती है। वैसे आपसे दोनों ही एग्जाम में ऑप्शन आ जाए तो आप बोथ वाला ऑप्शन करेक्ट करना कि आरबीसी कहां मरती है, तो आप कहोगे लीवर में भी और स्प्लीन में भी मरती है। लेकिन बच्चों स्प्लीन में थोड़ी ज्यादा मरती है, स्प्लीन में ज्यादा मरती है। तो अगर दोनों ऑप्शन आ गया और बोथ वाला ऑप्शन नहीं है तब आप स्प्लीन को टिक करके आ जाना। ठीक है, अब बच्चा जहां पर मरती है इसलिए इनको हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान। जैसे मरे हुए लोगों को हम कहाँ लेके जाते हैं? कब्रिस्तान में। ठीक ऐसे ही मरी हुई आरबीसी लीवर और स्प्लीन में जाती है, इसलिए हम कहते हैं लीवर और स्प्लीन जो होता है वो आरबीसी का कब्रिस्तान माना गया है। आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से जाना गया है इन दोनों को। ठीक है बच्चों, मैंने कहा आपको याद है ना, मैंने आपको लीवर पढ़ा था तो मैंने कहा था लीवर बतेरे काम करता है, खूब काम करता है। देखो ना आज एक और फिर लीवर का काम पढ़ लिया। लीवर आरबीसी को भी जगह देता है कि आरबीसी बहन आ जाओ, मर जाओ, यहाँ पे मेरे पास खूब जगह है ना। मैंने कहा था ना स्टोर हाउस होता है लीवर, लीवर बड़ा होता है, हर चीज को स्टोर कर सकता है, बड़ा दयालु होता है आपका लीवर। तो देखो ना आरबीसी को भी जगह दे दी इसने। तो बच्चों आरबीसी बनी कहाँ? बोन मैरो में। सबसे ज्यादा जांग में जो आपकी फीमर होती है और जो बैकबोन रीढ़ की हड्डी होती है उसमें सबसे ज्यादा आरबीसी बनती है।
120 दिन तक ये सरवाइव करती हैं, जो भी इनका काम होता है वो काम करती है बेचारी। अभी पढ़ेंगे हम काम क्या होता है। उसके बाद ये मरने के लिए लीवर और स्प्लीन के पास जाती है, इसलिए हम कह देते हैं लीवर और स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहा गया है। अब बच्चों कुछ समय के बाद क्या होता है, ये जो स्प्लीन में आपकी आरबीसी मरी थी ना, ये यहाँ पे मान लो ये स्प्लीन है, इसमें आके इस तरीके से आरबीसी मर गई थी। कुछ दिनों के बाद ये आरबीसी वापस से रीजनरेट हो जाती है। क्या हो जाता है इनका रीजनरेशन हो जाता है, यानी कि इनका पुनः निर्माण हो जाता है। ये वापस से बनने लग जाती है बच्चा, इनका वापस से निर्माण फिर से फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो रीजनरेट कहाँ होती है, तो आपको बताना है आरबीसी का रीजनरेशन स्प्लीन में होता है। यहाँ पे आई थी, मरी थी और मर के वापिस रीजनरेट हो गई। जब रीजनरेट हो गई तो यहीं पर वो रीजनरेट होती है स्प्लीन में, और यहीं पर ही कुछ दिनों के लिए स्टोर भी हो जाती है बच्चा। इस स्प्लीन में यहीं पे वो स्टोर हो जाती है। अब मान लो किसी दिन आपके बॉडी में आरबीसी की कमी हो गई, जैसे मैं आपको बताती हूँ ये कब निकलती है। आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपको पता लगा फलाना इंसान को खून की कमी है, तो मैं अपना खून डोनेट करके आ जाता हूँ। तो आपको पता लगा कि मैं 1 यूनिट खून डोनेट करके आ जाता हूँ, यार उसकी जान बच जाएगी। 1 यूनिट में 250 ml से 300 350 ml के बीच में आप खून देते हो। इतना खून आप देते हो, पता है आपको। हाँ, कुछ डॉक्टर होते हैं खून के प्यासे 400 ml तक भी निकाल लेते हैं, वो होते हैं आपके खून के प्यासे लोग। ठीक है बच्चा, सुनो, लेकिन आपको ये सब चीजें नॉलेज पता होना चाहिए, बिकॉज आप जानते हैं आजकल हर एक ऑर्गन की, हर एक चीज की तस्करी होती है। तो आपको अगर आपने बोला है मैं 1 यूनिट खून देता हूँ, तो आपको देखना है कि उसने कितना ml निकाला है। पता लगे इंजेक्शन चुभोया और आपका 1 यूनिट बोल के 700 ml निकाल लिया, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको इन सब चीजों की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो बच्चा 1 यूनिट खून आप दे के आए, है ना, और 1 यूनिट खून आपने दे के आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि बच्चा 1 यूनिट के बराबर खून यहाँ पे स्टोर होता है आपकी स्प्लीन में। आपकी स्प्लीन में यहाँ पे लगभग 1 यूनिट ब्लड, यानी कि इतनी आरबीसी स्टोर होती है जितनी आपके 1 यूनिट खून में चाहिए होती है, जितनी चाहिए होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्प्लीन है ना, इसको हम कह देते हैं ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। जैसे अगर हमारे बॉडी को कभी भी थोड़ी बहुत खून की कमी हुई तो वो किससे ले लेगा, बच्चा? स्प्लीन से ले लेगा। मैंने कहा ना कि अगर आपने 1 यूनिट खून दिया है तो कोई बात नहीं, आपके बॉडी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि भाई 1 यूनिट खून के बराबर आपकी स्प्लीन के पास आरबीसी पड़ी है, और खून का मतलब भी क्या है? आरबीसी। तो इसीलिए हम कहते हैं जो स्प्लीन है ना, इसको ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है। और आरबीसी तो कभी कभी ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कह देते हैं, ऐसा भी कुछ कह देते हैं। ठीक है बच्चा। और ब्लड बैंक क्या होता है? ऐसे बैंक जहां से आप खून लेके आते हो इमरजेंसी कंडीशन में। ठीक है, ऐसे ही हमारे बॉडी में भी एक छोटा सा बैंक है, उसमें हम इमरजेंसी कंडीशन में खून ले सकते हैं और वो दे भी देता है। तो उस ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? उसको हम स्प्लीन कहते हैं, उसको प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। ये सिर्फ आप यही पढ़ोगे, इसके अलावा आप कहीं पर भी नहीं पढ़ने वाले हो इस ऑर्गन के बारे में। आरबीसी बनी, 120 दिन तक अपना काम करी, उसके बाद आरबीसी मर गई। मरने के बाद जो स्प्लीन में गई थी वो वापस रीजनरेट होके यहाँ पे स्टोर हो जाती है कुछ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए। उसके बाद क्या होता है, आपको कभी भी जरूरत पड़ी उस दिन आपके बॉडी में ये आ जाए। ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, आरबीसी का शेप कैसा होता है? अगर आपसे पूछे कि आरबीसी कैसे दिखती है, आकार कैसा होता है, आप अगर आरबीसी एक सेल है और सेल को देखने के लिए आप क्या यूज में लोगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसकी माइक्रोस्कोपिक इमेज कैसी बनेगी? तो आपको बताना है ये बाइकॉनकेव शेप में दिखती है। कैसी? बाइकॉनकेव, यानी कि द्विअवतलाकार इसका क्या होता है? शेप होता है। और आप जानते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा है बाइकॉनकेव शेप कैसा होता है, आप जानते हैं ये बात। ठीक है बच्चा। ओके, तो इसका शेप फिक्स होता है, बाइकॉनकेव शेप की होती है। नेक्स्ट पॉइंट में बात आती है आरबीसी क्या है? आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल। और सेल के सेंटर में क्या होता है? सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। तो मैम आरबीसी भी एक सेल है, इसमें भी क्या होना चाहिए?
यानी केंद्रक होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, आरबीसी ऐसी सेल है हमारी बॉडी की जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। आप जानते हैं आरबीसी ऐसी दिखती है, कैसी? ऐसी दिखती है, उसमें किसी भी टाइप का न्यूक्लियस नहीं होता है। तो आपको बताना है कि आरबीसी के अंदर लिख लो, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन ह्यूमन आरबीसी। हमें हमारी आरबीसी से मतलब, हमें नहीं पता गाय भैंस घोड़ा बकरी के आरबीसी में न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा, ठीक है। ह्यूमन वैसे नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैमेलियन आरबीसी, या लिख लो आप तो ह्यूमन आरबीसी। मनुष्य की लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिका में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हमारे बॉडी की वो कौन सी सेल्स हैं जिनके पास खुद का न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो आपको ऑप्शन में ढूंढना है हमेशा आरबीसी। मिलेगा, मिलेगा 110% आपको वही मिलेगा। बच्चा केमिस्ट्री में जल्दी स्टार्ट कर दूंगी, हाँ केमिस्ट्री में करूंगी 20 तारीख के बाद मैं केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगी। और आप लोग मुझे टाइमिंग भी बताना प्लीज ना, केमिस्ट्री की क्लास की टाइमिंग क्या रखें हम, ओके। केमिस्ट्री भी मैं स्टार्ट कर दूंगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं 3 दिन बायो पढ़ाऊं, 3 दिन केमिस्ट्री पढ़ाऊं, ऐसा कुछ करके मैं थोड़ा सा शेड्यूल बना रही हूँ, फिर आपका केमिस्ट्री भी स्टार्ट करती हूँ। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन ह्यूमन आरबीसी, यानी कि मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जबकि बच्चों यहाँ पर एक एक्सेप्शन बनता है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, यानी कि किसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो आपको लिखना है अपवाद, समझते हो ना, जो इस लाइन को लागू नहीं करता है उसको एक्सेप्शन, उसको आप बोलते हो अपवाद। बच्चा आपने नाम सुना होगा जिराफ का, बिल्कुल सुना होगा। जिराफ के बॉडी में जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। आपने नाम सुना होगा ऊंट का, बिल्कुल सुना है मैम, कैमल, उसमें भी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। और आपने नाम सुना होगा लामा। अरे मैम हम नहीं जानते लामा क्या होता है। पहाड़ों पे एक छोटा सा ऊंट देखा आपने, छोटा सा ऊंट होता है, अगर लद्दाख वद्दाख जाओगे तो वहां पे आपको छोटा सा ऊंट मिलेगा, और छोटे से ऊंट के वो क्या करते हैं, वो सामान ढोते हैं पहाड़ वहाड़ पे, तो उसको बोलते हैं लामा। तो बच्चा ये 3 ऐसे मैमल्स होते हैं, 3 ऐसे स्तनधारी होते हैं जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जबकि इसके अलावा गाय भैंस घोड़ा बकरी जानवर, हम लोग कुत्ता बिल्ली, हम सबकी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। तो आपको याद रखना है ऊंट, लामा और जिराफ की जो आरबीसी होती है ना उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि हमारी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, हमारी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। बच्चा इस बात को आप याद रखिएगा। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम आरबीसी के बारे में। तो अगला पॉइंट ये आता है बच्चा, आरबीसी जो होती है वो लाल कलर की होती है, सबको समझ में आ गया ये पॉइंट। अब हम जब बात करते हैं कि आरबीसी का साइज, बच्चा आपको बता दूं आरबीसी का साइज हर एक जानवर में अलग अलग डिपेंड करता है। डिपेंड करता है आप किसकी आरबीसी देख रहे हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इस यूनिवर्स में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है। देखो इसलिए मैं आपको पीएनजी नहीं देती, एक ही स्लाइड पे लिख रही हूँ, उसको ऊपर चल के अब कैसे सेव करूं मैं इसको, मेरी आदत ही नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सुनो बच्चा, अगर आपसे पूछ ले कि लार्जेस्ट आरबीसी इन यूनिवर्स, लार्जेस्ट आरबीसी इन यूनिवर्स यानी कि संसार में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है, अगर आप देखना चाहोगे इस यूनिवर्स में जितने भी आपके जानवर हैं, जितने भी आपके एम्फीबियंस उभयचरी हैं, इन सब में खून, जिनमें खून होता है, खून है तो आरबीसी तो हो गई, तो सबसे बड़ी आरबीसी सबसे बड़ी आरबीसी किसकी दिखेगी संसार में, सबसे बड़ी आरबीसी आपको बताना है बच्चा, ये एक एम्फीबियन होता है। एम्फीबियन का मतलब जानते हो क्या होता है आप, बिल्कुल जानते होंगे। एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचरी, यानी कि जो पानी और धरती दोनों पे रह सकता है। और क्या नाम होता है इसका, नाम होता है एमीफ्यूमा। आप इसका नाम भी लिख सकते हो एमीफ्यूमा। सांप जैसा दिखता है लेकिन होता क्या है, वो एक एम्फीबियन होता है, एक उभयचरी होता है। इसकी आरबीसी सबसे बड़ी आरबीसी आपको देखने को मिलती है। ये यूनिवर्स की बात है, ठीक है बच्चा। अब जब लार्जेस्ट पूछा है तो एग्जामिनर को कोई शर्म नहीं आएगी स्मॉलेस्ट पूछने में भी। तो अगर आपसे पूछ ले कि स्मॉलेस्ट आरबीसी इन द यूनिवर्स, स्मॉलेस्ट आरबीसी इन
होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मस्क डियर की। मस्क डियर क्या होता है? कस्तूरी मृग। अगर आपने नाम सुना हो तो कस्तूरी हिरण की आरबीसी सबसे छोटी आरबीसी मानी गई है अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है, माइक्रोमीटर में ऑर्डर में होती है। अब बात करते हैं बच्चा मैमल्स में सबसे बड़ी। मैमल्स का मतलब समझो, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको दूध पिलाते हैं, जैसे हम लोग, जैसे हाथी, जैसे कुत्ता, जैसे बिल्ली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आपसे पूछ ले कि लार्जेस्ट आरबीसी इन मैमल्स, यानी कि स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होगी? स्तनपाई या स्तनधारी? तो आपको लिखना है एलिफेंट, हाथी। हाथी की सबसे बड़ी आरबीसी होती है। साइज नहीं मैटर करता, साइज नहीं आता है एग्जाम में। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि स्मॉलेस्ट आरबीसी इन मैमल्स। तो ऊपर जो हिरण लिखा है ना मैना, हिरण बच्चा आपको याद रखना है कि जो हिरण होता है ना, इसको स्मॉलेस्ट लिखो, स्मॉलेस्ट आरबीसी इन मैमल्स, और इसको लिखना लार्जेस्ट आरबीसी इन मैमल्स। स्मॉलेस्ट आरबीसी इन मैमल्स पूछा तो आपको बताना है मस्क डियर। अब मैम आप ये कहना चाहती हैं कि जो कस्तूरी हिरण होता है उसकी आरबीसी मैमल्स में भी सबसे छोटी है और यूनिवर्स में भी सबसे छोटी है। हाँ जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ और यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर इतना नहीं याद रखना है, इतना झमेले में नहीं पढ़ना है, तो सिर्फ हाथी का याद कर लेना कि मैमल्स में सबसे बड़ी हाथी की आरबीसी होती है। ऐसे भी आप कर सकते हो, हाथी का साइज बड़ा है तो आरबीसी का साइज बड़ा हो गया। हालांकि ये कोई संबंध नहीं है इसके बीच में, मैं बस ऐसे बता रही हूँ कि आप ऐसे याद कर सकते हो। ओके बच्चों, समझ में आ गई मेरी बात? सबको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो अब हम बात करेंगे कि आरबीसी आखिर करता क्या है। मैम बहुत पढ़ लिया, आरबीसी कितनी होनी चाहिए, आरबीसी का कलर क्या है, आरबीसी कहाँ बनती है, कहाँ मरती है, कितना दिन सर्वाइव करती है, न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी की एक बच्चा डिस्कवरी पूछ रहा था, अगर आपको लिखनी है तो लिख लो। आरबीसी की खोज अक्सर एग्जाम में आ जाती है, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स की नहीं पूछता है। आरबीसी की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। याद है आपको एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जी? कहाँ पढ़ा था हमने? आप लोग बताओ, हमने कहाँ पढ़ा था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में? बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही सबसे पहले स्पर्म्स की खोज की थी। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक और इन्होंने ही सबसे पहले आरबीसी की खोज की। बैक्टीरिया की खोज भी इन्होंने ही की। तो अगर इसकी डिस्कवरी पूछे तो आप बता देना। थोड़े से फेमस है साइंटिस्ट इसलिए आ जाते हैं, बाकी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स की आपको याद करने का कोई लोचा नहीं है। ठीक है बच्चा, अब बात करते हैं मैम ये जो आरबीसी है ना, ये करती क्या है। जब इसका फंक्शन समझ में आएगा तो आगे के 4-5 कॉन्सेप्ट और भी समझ में आएंगे आपको। ये एरिथ्रोसाइट्स करती क्या है। वैसे आरबीसी से अच्छा है आप एरिथ्रोसाइट्स बोला करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है, राइट। चलो जब बात करते हैं आरबीसी क्या करता है, सुना बच्चा, बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझना। आरबीसी यानी कि आर का मतलब रेड कलर, और रेड कलर किसकी वजह से है? रेड कलर मैम एचबी बोले तो हीमोग्लोबिन की वजह से, यानी कि आरबीसी बोले तो हीमोग्लोबिन। बिल्कुल। अब बात करते हैं कि आरबीसी या हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है। तो बच्चा हमारे बॉडी में आरबीसी और जो हीमोग्लोबिन है इनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसों का संवहन करना। और गैसों का कौन कौन सी गैस का? तो आपको बताना है ऑक्सीजन और CO2 दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा आपको बताऊं, एक बार सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था। जनरली बच्चा ऐसे पढ़ता है, टीचर पे ये पढ़ाता है कि आरबीसी रेड कलर का है, हीमोग्लोबिन है तो वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। नहीं, आपको याद रखना है आरबीसी या हीमोग्लोबिन CO2 और ऑक्सीजन दोनों को कैरी करता है, दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे ही सीडीएस के एग्जाम में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था तो बच्चों ने जल्दबाजी में ए ऑप्शन कर दिया, बी पढ़ा ही नहीं। ए में लिखा था आरबीसी का ऑक्सीजन को संवहन करना काम है, जबकि बी में लिखा था आरबीसी ऑक्सीजन और CO2 दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है। तो आपका बी सही होगा। आरबीसी ऑक्सीजन और CO2 दोनों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, क्योंकि आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन है। अब कैसे करता है इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से आगे की 10 मिनट की क्लास आपको समझ में आने वाली है। ठीक है बच्चा, कैसे? जरा सुनिए जरा ध्यान से। क्या सुनोगे आप? हीमोग्लोबिन एक गाड़ी है ऐसे, ठीक है, हीमोग्लोबिन एक कार है। जब ये कार हमारे बॉडी में ऐसे जाती है तो अपने साथ ये ऑक्सीजन को जोड़ के लेके जाता है।
हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए होते हैं, ये याद रखिएगा। अब कितने हीमोग्लोबिन है मैम? कितनी आरबीसी है भैया, उतने तो हीमोग्लोबिन होंगे ना कम से कम। तो हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ लिया, तो क्या बनता है? हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो हम इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेम नाम हिंदी में है कि जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो हम इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में पूरे के पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके आता है। और आप सभी लोग जानते हो, मैंने आपको पढ़ाया था ऑक्सीजन कैसे आता है। आप एयर लेते हो, एयर में सारी गैसें मिक्स रहती है और उन मिक्सर में से आपके फेफड़ों में जाती है ऑक्सीजन, और फेफड़ों में होता है खून, और खून में क्या है? हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन के साथ सिर्फ कौन सी गैस जुड़ती है? ऑक्सीजन जुड़ती है। बाकी सारी गैस आपकी वापस आप सांस छोड़ते हो तो उसमें बाहर आ जाती है ना? समझ में आ गई मेरी बात? तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ के आता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के। कहां पे? तो कहां पे छोड़ के आता है? ये हमारी सेल्स, या हम लिख सकते हैं हमारे टिश्यूज के पास, यानी कि हमारी कोशिका या ऊतकों के पास छोड़ के आता है। समझ में आ गई मेरी बात? अब बच्चा, जब ये गाड़ी गई, हीमोग्लोबिन नाम की गाड़ी गई, तो ये ऑक्सीजन को लेके गई। और याद रखना, हमारे बॉडी में 100% ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन ही ट्रांसपोर्ट करता है। अब गाड़ी जब वापस आती है तो हमारी सेल्स के पास बनता है CO2, और उस CO2 को लेकर आती है। पहले समझते हैं कैसे बनता है। आप सब जानते हैं हमारी सेल्स के पास ग्लूकोज होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन आ गया, ये ऑक्सीजन आया, यहाँ आया, ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ा, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये बात मैं 50 बार पढ़ा चुकी हूँ, बार बार वैसे मुझे नहीं बतानी चाहिए। आप खुद सोचो बच्चा, ऑक्सीजन आया, अब जब वापस आएगा तो वो क्या लेके आएगा? ये ऑक्सीजन कौन लेके आया? हीमोग्लोबिन। जब वापस आएगा तो क्या लेके आएगा? CO2 लेके आएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन और CO2 दोनों को ट्रांसपोर्ट किया। तो आप लिखोगे जब वापस आता है ना, तब वो क्या लेके आता है? तब वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है बच्चा। क्या कहलाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। यानी कि जब वो सेल्स और टिश्यू से लौटता है हीमोग्लोबिन, तो वो अपने साथ कौन सी गैस को जोड़ के ले आता है? CO2 को जोड़ के ले आता है। और इसीलिए आपको याद रखना है कि आरबीसी सिर्फ ऑक्सीजन को नहीं, ऑक्सीजन और CO2 दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी। कहाँ लाके छोड़ेगा? फेफड़ों के पास। फेफड़ों से आपकी CO2 बाहर, ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर, ऑक्सीजन अंदर। तो बच्चों, हीमोग्लोबिन वो गाड़ी है, जब वो जाती है किसी सेल और टिश्यू के पास तो ऑक्सीजन लेके जाती है, आती है तो CO2 लेके आती है। फंक्शन समझ में आ गया आरबीसी का? आरबीसी का काम क्या? ये आरबीसी का ही फंक्शन है। रेड कलर की, यानी कि लाल कलर, किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन। तो मैंने आरबीसी बोला, हीमोग्लोबिन बोला, बात बराबर है बच्चों। अब सुनो मेरी बात, क्या कि मैंने यहाँ पे लिखा कि हीमोग्लोबिन 100% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ये एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ है ना? लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को 100% ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। ये सिर्फ 75% ही कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ये क्वेश्चन है, स्टेट बेसिस में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन आता है मैम बाकी का 25% CO2 कैसे आता है? तो मैं आपको बता दूं, बाकी का 25% CO2 पानी के साथ मिक्स हो जाता है। देखो ना, CO2 प्लस वाटर और एक एसिड बना देता है, जिस एसिड को बोलते हैं आप H2CO3, जिसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। यानी कि बाकी का 25% आपके बॉडी में एसिड बन जाता है। अब आप कहोगे मैम एसिड है तो फिर ये तो बहुत खतरनाक होगा। अरे नहीं भैया, ये फिर आयंस में टूट जाता है। H प्लस CO3 टू नेगेटिव आयंस में टूट जाता है। और आप जानते हैं हमारे बॉडी में आयंस जरूरी होते हैं हमारे बॉडी के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। तो बच्चों 25% CO2 ऐसे आता है और 75% CO2 ऐसे आता है। लेकिन ऑक्सीजन के पास कोई विकल्प नहीं है। ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ किसके साथ जुड़ता है? हीमोग्लोबिन के साथ। ये मैं आपको
समझाना चाहती थी, और शायद मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा भी दिया है। तो समझ गए ना? ठीक है, चलो, ये फंक्शन हो गया आपका आरबीसी का। एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन, तो ठीक वैसे ही एक हीमोग्लोबिन से 4 CO2, ये आपका आरबीसी का फंक्शन हो गया बच्चा। अब जरा मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलना चाहती हूँ, आप लोग बताओगे मुझे क्या स्टेटमेंट। आपने अक्सर एक लाइन सुनी होगी, क्या? बंद कमरे में कभी भी अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए। ये सर्दियों में हम करते हैं। सर्दियों में क्या करते हैं, जिन लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं होती, जो पढ़े लिखे नहीं होते, गाँव वाँव में होता है ऐसा, तो वो लोग क्या करते हैं गाँव वाँव में, कमरा जलाए, कमरा बंद कर लिया, खिड़की विड़की सब कुछ बंद कर ली कमरे की, है ना, ताकि हवा ना आए, ठंड ना लगे, और अंदर एक अंगीठी, अंगीठी का मतलब इसमें कोयला डाल के और आग तापते रहते हैं, है ना। अब बच्चा, आपने सुना होगा बंद कमरे में कभी भी अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि आपके वहां पर दम घोटू गैस बनने लग जाती है। आखिर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है क्या, तो वो सुनो। जब आपने कमरा खोल रखा था, जब आपने कमरा खोल रखा था, तो आपके हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ रहा था? ऑक्सीजन जुड़ रहा था। आप घर छोड़ो, ऑक्सीजन ऐसे मत समझो, आप ऐसे समझो, देखो बच्चा, जब आपका कमरा खुला था, खिड़की विड़की खुली थी, तो उस कमरे में क्या आ रहा था? क्या आ रहा था? आप बताओगे बच्चा, CO2 आ रहा था, है ना। जब आपके बॉडी में प्रॉपर मात्रा में कोयले में कार्बन होता है, जो अंगीठी जलाई उसमें कार्बन तो होगा ही, उसको मिला प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आग लगाता है, जलाता है, वो कोयला जली किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से, तो वहां से CO2 बना। ये कमरा है, ये कमरा खुला है, चारों तरफ से बढ़िया तरीके से ऑक्सीजन आ रही है इसमें, तो बढ़िया तरीके से ये कोयला जल रहा है, ये कार्बन जल रहा है, और यहाँ से CO2 बन रही है, खत्म। अब मैंने कर दिए दरवाजे बंद। जब दरवाजे बंद कर दिए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी ना, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा इस कमरे में, तब यहाँ पे बनेगा CO, और CO को बोलते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चा इसको? कार्बन मोनोऑक्साइड। और अब अगर आप ऐसे कमरे में हो जहां पे अंगीठी जल रही है, जिसका कोयला जल रहा है, और लगातार कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपके खून में जाके घुलेगा। और प्यारे बच्चों सुन लो, कार्बन मोनोऑक्साइड is the most soluble gas in human blood. Most soluble gas का मतलब है सबसे ज्यादा, सबसे जल्दी घुलती है। हमारे खून में सबसे ज्यादा घुलनशील गैस गैस किसको माना गया है? आप बताओगे CO को। अच्छा, खून में घुलना क्या चाहिए था, जुड़ना क्या चाहिए था? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता क्या है? ऑक्सीजन। ये जब तक जुड़ रहा है, आप मैं सब जिंदा है। अब मैं इस कमरे को बंद कर दूं, तो इस ऑक्सीजन से पहले, याद रखना, ऑक्सीजन से 200 गुना ज्यादा जल्दी कार्बन मोनोऑक्साइड जाके हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। अब हमारे सेल्स के पास क्या नहीं जाएगा? ऑक्सीजन की पावर कट जाएगा, ये भाई साहब जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। और हीमोग्लोबिन के साथ क्यों जुड़ता है? क्योंकि हमारे खून में सबसे ज्यादा घुलनशील गैस होती है, ऑक्सीजन से 200 गुना ज्यादा जल्दी जुड़ जाती है ये गैस। किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। और अब हमारे टिश्यूज, हमारे ऑर्गन्स, फेफड़ा, सबके पास कौन सी गैस जा रही है? CO। और CO जाके करेगी दम घोटने का काम, इसीलिए हम इसको दम घोटू गैस कहते हैं बच्चा। ये दम घोटेगी। दम क्यों घुटेगा? ऑटोमेटिक घुटेगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर मैं आपको मुंह ऐसे ऐसे थोड़ी देर के दबा के रख दूं, दम घुट जाएगा, सांस निकल जाएगी, क्योंकि किसकी पावर कट होगी? ऑक्सीजन की। तो ठीक है, ऐसे ही अब ये धीरे धीरे दम घोटती है, पता है, इसको मीठी नींद लाने वाली गैस भी बोलते हैं। पहले आपको हल्की सी ऐसे नींद आएगी, आपको लगेगा मैं सो जाता हूँ, मुझे नींद आ रही है, आप उठोगे ही नहीं। ये धीरे धीरे मारती है, टाइम लगता है 30-40 मिनट, 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है मारने में इंसान को, ऑटोमेटिकली इतना जल्दी नहीं मर जाता 2-4 मिनट में। ठीक है बच्चों, तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा जल्दी घुलती है, हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है। 2 नंबर पे ऑक्सीजन, 3 नंबर पे CO2। ये होता है इनका घुलने का कर्म। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा पिछले साल बहुत सारे लोग मनाली जा रहे थे, ट्रैफिक लग गया था बहुत भयंकर वाला, जाम लग गया था 24 घंटे के लिए। तो जो लोग बेवकूफ लोग होते हैं, जिनको थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं होती, वो क्या करते हैं, गाड़ी का हीटर ऑन करा, शीशे एकदम बंद कर लिए, मर गए थे बहुत सारे लोग ऐसे गाड़ियों के अंदर। आपको पता है ना, ये बात सुनी होगी अपने न्यूज में, हर साल मरते हैं ऐसे बहुत सारे लोग। गाड़ी जल रही है, तो गाड़ी में भी तो कार्बन है ना, गाड़ी के इंजन में क्या है? कार्बन है भाई,
बिना ऐसा कोई फ्यूल ही नहीं जिसमें कार्बन, हाइड्रोकार्बन से तो फ्यूल बनता है, पेट्रोल डीजल सब क्या है हाइड्रोकार्बन से बने हुए हैं, उसमें कार्बन है। कार्बन अब शीशे बंद कर दिया आपने, ऑक्सीजन की पावर कट हो गई, तब आपकी गाड़ी में क्या बनना शुरू हो गई, ये बनना शुरू हो गई। और फिर इसके आपको हल्की सी नींद आएगी, आपका हीटर चल रहा है, आपको लगेगा नींद आ रही है, और नींद नहीं आएगी, आप मर जाओगे। ठीक है, तो कभी भी बंद गाड़ी नहीं करके ऐसे बहुत देर तक गाड़ी के अंदर बैठना चाहिए, और ना ही कभी बंद कमरे में ऐसे कोयला वोयला जला के शीशे वीसे बंद करने चाहिए। थोड़ा खिड़की विड़की खुला रखो, क्यों, क्योंकि वहां पर दम घोटू गैस बन जाएगी, सफोकेटिंग गैस बोलते हैं इसको। ये सफोकेशन फील करवाती है, मीठी मीठी नींद लाएगी, और वो इतनी मीठी होगी कि आप उठ ही नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि ये पावर कट हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कर देगी। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको समझा, ये मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ आपको, लेकिन एग्जाम में आता है। अब आपने कभी एक सेंटेंस सुना है, अगर आप कभी पहाड़ों पे जाते हो, पहाड़ों पे जाते हो तो आपके गाल और ये कान लाल हो जाते हैं, है ना। या पहाड़ी लोगों को देखना, उनके गाल टमाटर जैसी लाल रहती है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, कोल माइंस में भी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होकर बहुत सारे लोग मर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, कोल माइंस में कोयले को अपन क्या करते हैं, जलाते हैं, तो माइंस कवर होती हैं, तो वहां पर भी ये सफोकेटिंग गैस निकल के बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत बार मरे भी है बहुत सारे लोग। आप मेरी बात जरा ध्यान सुनो, पहाड़ी लोग एकदम लाल टमाटर जैसे उनके गाल होते हैं और कान होते हैं, और आप भी अगर पहाड़ों पे जाओगे तो आप एक धीरे धीरे अगर पहाड़ ऐसे हाइट में चल रहे हो आप, तो आपके भी कान और गाल लाल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप हिल स्टेशन पे जाते हो, पहाड़ों पे जाते हो, तो आपके बॉडी में 4 से 5% आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, आरबीसी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, 4 से 5% आरबीसी बढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, चलो बताते हैं हम कि ऐसा क्यों होता है। आप जानते हो आरबीसी का लाल कलर हीमोग्लोबिन की वजह से, और हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। जब तक हमारे बॉडी में ऐसे जा रहा है, तब तक हमारे बॉडी में आप जानते हो ग्लूकोज जल रहा है और एनर्जी बन रही है, और एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है आपके बॉडी में, एनर्जी कांस्टेंट रहती है, आप भी ये बात जानते हैं। तो बच्चा, जब तक आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जा रहा है, तो आपके बॉडी में एनर्जी कांस्टेंट रहती है। अब चाहे आप फ्लैट एरिया पे हो चाहे ऊपर हो, आप एनर्जी हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। और आप जानते हैं कि जब आरएचएस वाला साइड, ये वाला राइट हैंड साइड वाला कांस्टेंट रहता है, ये एनर्जी कांस्टेंट है आपके ना, यहाँ कोई बदलाव नहीं है इसके अंदर। जब आरएचएस साइड कांस्टेंट होती है, तो लेफ्ट वाली साइड क्या हो जाती है, इन्वर्स हो जाती है। ये आपने इतना तो पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो आपने ना ये चीजें। तो बच्चा, अगर हम यहाँ हीमोग्लोबिन की जगह मैं आरबीसी लिख दूं, तो अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। इसका मतलब अगर कहीं ऑक्सीजन कम है तो आरबीसी ज्यादा हो जाती है, अगर कहीं ऑक्सीजन ज्यादा है तो आरबीसी कम होने लग जाती है। इसको ऐसे नहीं समझना मैथमेटिक्स के तरीके से। तो एक बात सुनो, पहाड़ों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। पहाड़ों पे वायुमंडलीय दबाव कम होता है, जिसके कारण पहाड़ों पे क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, पहाड़ों पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जैसे भी आप पहाड़ चढ़ रहे हो, तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो बच्चा आपके बॉडी में आरबीसी की संख्या बढ़ानी पड़ेगी ना, और आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ना। तो ऑक्सीजन कम हुआ तो आरबीसी यहाँ पे ज्यादा हो जाती है। और आरबीसी ज्यादा कैसे होती है, तो जैसे ही आप पहाड़ चढ़ते हो, तो आपके बॉडी में सबसे पहला आपका कौन सा ऑर्गन एक्टिव होता है, आपके किडनी। आपके गुर्दों को सबसे पहले पता लगता है कि ओ आप तो पहाड़ चढ़ रहे हो, तो आपकी किडनी एक प्रोटीन रिलीज करती है। कौन सा प्रोटीन, एरिथ्रो, इसको लिख लेना, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब स्टेट पीसीएस या यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। एरिथ्रोपोटीन, एरिथ्रोपोटीन इस नाम का एक प्रोटीन निकालना शुरू कर देता है किडनी। एरिथ्रो का मतलब आरबीसी होता है, बता चुकी हूं मैं, ठीक है, हिंदी में लिख लो, इसी को एरिथ्रोपोटीन लिखा जाता है। इस नाम का एक प्रोटीन आपकी किडनी बनाता है, और ये क्या करता है, ये आपके बॉडी में से 4 से 5% आरबीसी का परसेंटेज बढ़ा देता है, और जिसकी वजह से आपके गाल और आपके कान लाल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ ले कि पहाड़ों पे जब जाते हैं हम, तो आरबीसी कम होती है ज्यादा, आप कहोगे बढ़ जाती है, कितना परसेंट, 4 से 5%।
पड़ेगा। और आरबीसी ज्यादा सबसे पहले कौन सा ऑर्गन पहाड़ों पे ज्यादा तो एक्टिव होता है? किडनी। और किडनी एक प्रोटीन बनाएगा और ये प्रोटीन जब जब बनेगा इसका मतलब आपके बॉडी में आरबीसी की संख्या हल्की सी बढ़ानी है। अब मैम ये आरबीसी कहाँ से? तो भैया आपके बोन मैरो में थोड़ा सा आरबीसी का प्रोडक्शन फास्ट होने लग जाता है। ओके बच्चों, तो इसीलिए पहाड़ी लोगों के गाल एकदम लाल रहते हैं, कान लाल रहते हैं, क्योंकि उनमें आरबीसी ज्यादा है, आरबीसी ज्यादा, लाल रंग ज्यादा, हीमोग्लोबिन ज्यादा है, हमसे ज्यादा खून भी रहता है उन लोगों में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि पहाड़ पे जाते हो तो आपकी आरबीसी कैसे कम हो जाती है, और सॉरी कैसे ज्यादा हो जाती है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमने आज आरबीसी के बारे में सारी बातें पढ़ ली। आरबीसी क्या होती है, कहाँ बनती है, कितने दिन सर्वाइव करते हैं, कितने दिनों के बाद मर जाती है, कहाँ मरती है, वापस कहाँ बनती है, सारी बातें मैंने पढ़ ली। कल थोड़ा सा आरबीसी के बारे में डिजीज बताएंगे, आरबीसी से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उसके बाद हम डब्ल्यूबीसी स्टार्ट कर देंगे। डब्ल्यूबीसी बड़ा है, उसे पढ़ने में 1.5 क्लास लगेगी, क्योंकि डब्ल्यूबीसी के 5 टाइप होते हैं, आरबीसी का कोई टाइप नहीं होता, आरबीसी का कोई भी प्रकार नहीं होता, डब्ल्यूबीसी 5 टाइप का होता है, तो उसे पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगेगा। 2 क्लास के बाद डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हो जाएगा, फिर हम ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। अभी तो आपको मजा पता कब आएगा, जब मैं आपको ब्लड ग्रुप पढ़ाऊंगी, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, आपको बहुत सारी नई नई चीजें जानोगे। चलो फिर बात समझ में आ गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई होगी आज की क्लास की। आज की क्लास में नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो गया है, तो आज की क्लास यहीं छोड़ देते हैं, कल मिलते हैं आपसे। पीडीएफ वगैरह के लिए कल की क्लास में मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया है ना बच्चा, उस मोबाइल नंबर पे मैसेज